हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छा तरीके से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पूछो क्या। कल हमने कंप्लीट किया था ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट? और मैंने आपको एक सुंदर सा डायग्राम दिया था, ये वाला। ट्रांसफर ऑफ टाइटल में एक चीज हमारी बाकी थी, समय के अभाव की वजह से। ये डायग्राम ड्रॉ किया था क्या तुमने? घोड़ा वोड़ा नोरा वोरा, घोड़ा और नोरा साथ में। अरे किया था, नहीं किया था? चलो बहुत बढ़िया। सो इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल हो गया, सेल बाय अनपेड सेलर भी हो गया। चलो आज हमको देखने हैं रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। अब मैं क्या ही बताऊं तुमको जीवन में, ये ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया है। याद है वो कि परफॉर्मेंस कैसे करना चाहिए, डिलीवरी कैसे करना चाहिए। पहला एज पर एग्रीमेंट, दूसरा एज पर कस्टम। कुछ याद आया गजनी लोगों? ट्रान्सफर ऑफ टायटलच्या लास्ट 2 पॉईंटमध्ये पहिला आहे अनपेड सेलर. तर आपण रिसेल ऑफ ऑलरेडी गुड्स घेतलेला आहे. रिसेल ऑफ ऑलरेडी गुड्स ले लिया है ना अपन ने. रिसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स, बोलो हाँ है ना? रिसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स एंड अनपेड सेलर सेम है. सिमिलर सी बात है ना. मैंने किसी को अगर गुड्स बेचे, उससे पेमेंट नहीं आया, तो सेम गुड्स में किसी और को बेच पाऊंगा, बोलो हाँ है ना? तो दैट इज रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स. क्लियर है? अनपेड सेलर सेम ही जाएगा. फिर मैं आप पूछ रहे हो तो इसलिए पढ़ लेता हूँ. Where the unpaid seller who has exercised the right of lien or the stoppage in transit, तो ऐसे सिचुएशन में buyers acquires a good title as to the goods. अब इसको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि हम अनपेड सेलर के ऊपर पूरा थीसिस से देखने वाले हैं. ठीक है? आगे पूरा का पूरा एक यूनिट है अनपेड सेलर के ऊपर जो आज ही लेंगे अपन. ठीक है? दूसरा, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट. अगर आप किसी दूसरे एक्ट के अंदर सेल करना चाहते हो तो उसके लिए द सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर. आपको पता है जब्ती होती है प्रॉपर्टी की, बोलो हाँ. और प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद बेची जाती है, तो उसमें ऑक्शनियर प्रॉपर्टी बेचता है, तो क्या वो सेल वैलिड माना जाएगा? यस, बस वही बोला है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? चलो आज हम देखने वाले हैं रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी. ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छे से. सबसे पहले मैंने डिलीवरी के बारे में आपको ऑलरेडी काफी सारी चीजें बताई है, जैसे डिलीवरी एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं कुछ बोला है तो कस्टम होना चाहिए, और तीसरा डिलीवरी एट द सेलर्स प्लेस नॉर्मली होना चाहिए, कुछ हिच नहीं है तो. ठीक है? अब उसके अंदर इन्होंने अलग अलग रूल्स देके रखे हैं कि डिलीवरी किस प्रकार से होना चाहिए. ठीक है? वापस से मैं आपको पॉइंट्स ही बना के देता हूँ स्ट्रेट अवे, दन 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 दन, और साथ में समझाते जाऊंगा. तो नीचे हेडिंग डालिए रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी. रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी. रूल्स रिगार्डिंग क्या बोले बाद से डिलीवरी. लिखना उसके अंदर पॉइंट नंबर 1. मुझे बताओ पार्ट गुड्स की डिलीवरी, क्या ये ऐसा माना जाएगा कि पूरे गुड्स डिलीवर हो गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने परचेस किए, समझो 10 बोरे चावल, उसमें से 6 बोरे तुमको डिलीवर हो गए और 4 बोरे दूसरे दिन डिलीवर होने वाले हैं, तो क्या ऐसे सिचुएशन में उसको इफेक्टिव डिलीवरी माना जाएगा? नो सर. यस सर. पार्ट डिलीवरी को क्या हम डिलीवरी मानते हैं? बोलो हाँ या ना? ओके. इसमें दो चीजें हैं. अगर गुड्स सेपरेबल है, अगर गुड्स क्या है बोले एक बार उसे सेपरेबल, तो पार्ट डिलीवरी को डिलीवरी माना जा सकता है. तो लिखना पॉइंट नंबर 1, द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स the delivery of the part of the goods will transfer the whole property. The delivery of the part of the goods will transfer whole property for whole goods consider transfer of whole property for whole goods to the buyer. क्या लिखा है मैंने, बोलो एक बार. हाँ, डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स विल ट्रांसफर होल प्रॉपर्टी फॉर होल गुड्स टू द, किसको बोले एक बार उसे, बायर. पॉइंट नंबर 2, but this will be counted only as a delivery of that part.
This will be counted as delivery of only that part. This will be only counted as a delivery of that part, and buyer will be able to claim, the remaining goods. Buyer will be able to claim the remaining goods or its damages. Buyer will be able to claim the remaining goods or its damages. फुल स्टॉप लिख लिया सबने. दूसरा हेडिंग. ये पहले 2 पॉइंट्स लिखे ना, डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स, कि इसको ही डायरेक्ट पॉइंट बना दिया. अच्छा, इसके ऊपर बीच में लाइन है, बाकी एक आधी वहां लिखो पार्ट डिलीवरी. छोटा हेडिंग, सब हेडिंग लिखो पार्ट डिलीवरी. ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर है, दोनों भिखारी दोनों पॉइंट्स के ऊपर है. हाँ, पार्ट डिलीवरी लिखा सबने? हाँ है ना? क्या नशा करके बैठा है क्या मालूम. ओके, अब ये दोनों पॉइंट हो गए. दोनों पॉइंट के नीचे नेक्स्ट सब हेडिंग, apply for the delivery. Apply for delivery. लिखना, the seller is not in obligation. The seller is not in obligation to deliver the goods. Seller is not in obligation to deliver the goods unless buyer apply for the same. Unless buyer apply for the same. Full stop. Next, place of delivery, time of delivery. Place of delivery and time of delivery. ये तो हमने ऑलरेडी देखा है. बोलो हाँ है ना? क्या लिखोगे? अरे बुर्र, क्या लिखोगे? एज पर एग्रीमेंट ना फर्स्ट. दूसरा, एज पर कस्टम इफ नॉट एट द सेलर्स प्लेस. क्लियर है कंसेप्ट? तो लिखना, द प्लेस एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, the place and time of delivery shall be point number 1 as per agreement. Shall be as per agreement, point number 1. Point number 2, if not as per customs, as per custom. Point number 3, if not at seller's place and business hours. In business hours, क्योंकि टाइम ऑफ डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है ना. हाँ है ना? नीचे अगला वाला एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी. मुझे बताओ, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बेयर करेगा? आपको याद है मैंने आपको एक डायग्राम दिया था. सबसे पहले बल्क और अनअसर्टेन गुड्स, याद है सबको? बोलो हाँ है ना? सो बल्क अनअसर्टेन गुड्स में से हम क्या करते हैं? असर्टेन गुड्स के बाद में, बहुत बढ़िया, शानदार. असर्टेन गुड्स के बाद में क्या? डिलीवरेबल स्टेट के बाद में इंटीमेशन टू द बायर, कम्युनिकेशन टू द बायर. बोलो हाँ है ना? एंड प्रोसेसिंग, रीप्रोसेसिंग. बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताइए, यहां तक के जितने भी एक्सपेंसेस है, अनअसर्टेन बल्क गुड्स से लेके प्रोसेसिंग रिप्रोसेसिंग तक के सभी एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? सेलर. पर उसके बाद के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? बायर. तो नॉर्मल कस्टम कहता है, देखो इसमें भी पहला वाला वही है, एज पर एग्रीमेंट पहले माना जाएगा कि कौन बियर करेगा. नहीं तो फिर यहां से लेके यहां तक, बल्क से लेके प्रोसेसिंग तक के सभी एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? सेलर. कौन? जोर से बोलो, सेलर. और उसके बाद के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? बायर. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो यस और नो. तो नीचे लिखना, expenses of delivery, point number 1, the expenses should be borne as per agreement. The expenses should be borne as per agreement. The expenses should be borne as per agreement. Point number 2,
Point number 2. If not, all the expenses till the goods are put in deliverable state, all the expenses till the goods are put in deliverable state, till the goods are put in काय में बोले एक बार उसे deliverable state, should be borne till the goods are put in deliverable state, should be borne by seller, should be borne by क्या बोले एक बार उसे seller, and after that by buyer, and after that by buyer. Full stop. Done everybody? Next one. अगला heading. Delivery of the wrong quantity. अगला सब heading. Delivery of the wrong quantity. Okay. Now सवाल है अगर कम क्वांटिटी डिलीवर हुई, तुमने 10 सैक ऑफ चावल मंगवाए थे राइस, तुमको 7 ही डिलीवर हुए, 7 ओनली, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या टाइटल ट्रांसफर होगा? देखो, पार्ट डिलीवरी इज डिफरेंट, रॉन्ग डिलीवरी इज डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने दो, अब ये राइस वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, इसमें तो पार्ट डिलीवरी माना जाएगा। समझो तुमने बर्थडे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे, नाम बोलो, रूषा के बर्थडे का गर्लफ्रेंड नहीं है, सॉरी, रूषा के गर्लफ्रेंड का क्या है बोले एक बार उसे बर्थडे, और रूषा ने खुद के गर्लफ्रेंड के लिए 5 किलो का केक मंगवाया, 1-1 किलो की एक लेयर, कितने किलो का केक? 5 किलो का। अब रूषा ने 5 किलो का केक मंगवाया, बर्थडे वाले ने जिसने केक बना के देना था उसने सिर्फ 500 ग्राम का ही मंगवा के दिया, लेयर पे लेयर थे पर इतू इतू से थे, कप केक जैसे, तो दिस इज रॉन्ग क्वांटिटी। इसको पार्ट डिलीवरी कहा जा सकता है क्या? कैसा है कि ऐसे छोटे छोटे और 5 आने वाले हैं? अरे बोलो हाँ है ना, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, केक है ना, ऐसा बाकी तो कुछ नहीं है, ये सुनो। सो बेसिकली दिस इज अ रॉन्ग क्वांटिटी। अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? रूषा क्या करेगा तू? मैं खा लूंगा सर, तेल लेने गया सर, बोलो क्या करेंगे? रिजेक्ट कर सकते। पर अगर इमरजेंसी है, गर्लफ्रेंड लगेज पहुंचने वाली है 10 मिनट में, और बिना केक दिए वो देख, मतलब आगे, अरे बिना केक दिए वो गिफ्ट नहीं लेगी या देगी, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशन में केक इज इमरजेंसी? बोलो हाँ है ना। तो क्या रूषा अगर ये एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकता है क्या? एंड जो बचा हुआ अनकंप्लीट पार्ट है उसके लिए क्लेम कर सकता है डैमेजेस? जोर से बोलो सर, नो। तो नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1। दूसरा बेकार सोचते हैं, अरे बहुत ही बेकार लोग हैं। पॉइंट नंबर 1, if the lesser quantity of goods are delivered, buyer can accept the same and pay for it. Buyer can accept the same and pay for it. And pay for it. Or he may reject the same. लिख लिया? Point number 2. If excess quantity of goods are delivered, hi WhatsApp, एक ही जन को मिलने गए थे क्या दोनों? Okay. So if excess quantity of goods are delivered, buyer may accept or reject the excess.
and pay at the contract rate only. And pay at the contract rate only. Buyer may accept or reject the excess and pay at the केवल एक बार जो से contract rate only. Third one. दोनों समझ में आ रहे हैं? ओके, समझो रुषा ने मांगा था 5 किलो का केक, सामने वाला बहुत जोश में आके 10 किलो का दे दिया। अब क्या दूसरी गर्लफ्रेंड भी बुलाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, बोलो आया ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एक्सेस क्वांटिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, पर वो कॉन्ट्रैक्ट रेट पे एक्सेप्ट कर सकते हो। पर अब इसमें तो ऐसा सिचुएशन है कि एक्सेस कैसे एक्सेप्ट करोगे, 2 लेयर काट के एक्सेप्ट करोगे या क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में इधर यू कैन रिजेक्ट द होल और एक्सेप्ट द होल, और आप जो एक्सेस एक्सेप्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट रेट पे ही एक्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेट मतलब प्रपोर्शनेट कॉन्ट्रैक्ट रेट, प्रपोर्शनेट जो एग्जैक्ट डिसाइडेड है वो नहीं, प्रपोर्शनेट वाला। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। थर्ड वन, इफ सेलर मिक्स द गुड्स ऑफ द बायर, if seller mix the goods of the buyer with other goods of different description, if seller mix the goods of the buyer with the other goods of different description, the buyer may accept the goods, the buyer may accept the goods, the buyer may accept the goods or reject the goods and claim damages. The buyer may accept the goods or reject the goods and claim damages. Or reject the goods and claim damages. Full stop. Next. अगला हेडिंग, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। कौन सी चीज़ है जो इंस्टॉलमेंट में डिलीवर होती है? न्यूज़पेपर, दूध, बोलो हाँ है ना, जो डेली बेसिस पे घर पे डिलीवर होता है। यस और नो? ओके, तो उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, द बायर कैन एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज एज पर एग्रीमेंट। The buyer can accept the deliveries as per agreement, installment deliveries as per agreement. The buyer can accept installment deliveries as per agreement. The buyer can accept installment deliveries as per agreement. And if it is not in the agreement, buyer can reject the same. If it is not in the agreement, buyer can reject the same. ओके, नेक्स्ट वाले 2 पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, आप कैरियर को गुड्स डिलीवर कर सकते हो क्या? या कुरियर वाला, कैरियर वाला, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर आपने डिलीवरी दे दी, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल तो समझ में आएगा। मैंने आपसे मंगवाए, लेट्स से मैं रहता हूँ अमरावती में, नागपुर में। अब नागपुर के संतरे बड़े फेमस है, बोलो हाँ या ना? अब रुषा को बनानी थी संतरा फ्लेवर्ड की देशी, ठीक है। उसने नागपुर से बोला मेरे को कि सर 1 टन संतरे भेज दो। मैंने एक लॉरी पकड़ी, ट्रक, उसके अंदर 1 टन संतरे भर दिए, मैंने रुषा को ट्रांसपोर्ट कर दिया और मेरे पास लॉरी रिसीट आया, लॉरी रिसीट मैंने रुषा को भेज दिया। क्या मेरा काम खत्म हो गया एज अ सेलर, या मैंने इंश्योर करना चाहिए कि रुषा तक के संतरे पहुंचे? बोलो यस और नो। क्या इंश्योर करना चाहिए? मेरा काम लॉरी को देने के बाद खत्म हो गया या मैंने इंश्योर करना चाहिए? पक्का इंश्योर करना चाहिए। अरे श्योर, देखो नीचे पॉइंट नंबर 1, द डिलीवरी टू अ कैरियर, द डिलीवरी टू अ कैरियर is subject to terms of the contract. The delivery to the carrier is subject to terms of the contract. Subject to terms of the क्या बोले एक बार उसे, contract. Point number 2, if not, point number 2, if not, the delivery to carrier
and sending dot, if not delivery to carrier and sending dot, delivery to carrier and sending dot, dot means document of title, is deemed to be delivery to buyer, is deemed to be delivery to buyer. Is doomed to be delivered to the, किसको बोले एक बार, buyer. Point number 3, मुझे बताओ अगर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑब्वियसली कुछ संतरे खराब हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, उसका डैमेज कौन बियर करेगा, सेलर या बायर? हु विल बियर द डैमेज, सेलर और बायर? नॉर्मल लॉस कौन बियर करता है, बायर. सो पॉइंट नंबर 3, एनी डिटोरियोरेशन और नॉर्मल लॉस, any deterioration or normal loss to the goods should be borne by buyer, should be borne by buyer. Full stop. Done everybody? Okay. Last point, last heading, buyer's right to examine. Buyer's right to examine the goods. मुझे एक बार बताओ, गुड्स खरीदने के पहले एक बार एटलीस्ट दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? जोर से बोलो, अरे बोलो ना, हाँ है ना. शादी के पहले एटलीस्ट एक बार घूंघट तो खोल के देखना चाहिए ना. तो क्या तकलीफ, घूंघट की बात चल रही है सिर्फ जीवन में. मुझे एक बार बताओ, दिखाना चाहिए, मुखड़ा दिखाई तो होनी चाहिए ना, हाँ है ना. वो होता है ना, शगुन होता है ना, मुखड़ा दिखाई का, बोले ऐसा नो. पॉइंट नंबर 1, मैं बोल रहा हूं मुखड़ा, इधर अलग ही इमेजिनेशन चल रहा है. पॉइंट नंबर 1 लिखना, बायर हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स. Buyer have reasonable opportunity to inspect the goods if he has not examined the goods earlier. Reasonable opportunity to inspect the goods if he has not examined the goods earlier. If he has not examined the goods, क्या बोले एक बार उसे, earlier. He has not examined the goods, क्या बोले एक बार उसे, earlier. Full stop. Point number 2, seller cannot refuse such an opportunity. Seller cannot refuse such an opportunity seller cannot refuse such an opportunity to buyer regarding examination. रिगार्डिंग क्या लिख बाजू से, एग्जामिनेशन. फुल स्टॉप. लिख लिया सबने? ओके. लास्ट एक और हेडिंग ऐड कर दो, लास्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी. एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी. पॉइंट नंबर 1, द डिलीवरी इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड. The delivery is deemed to be accepted when buyer, point number A, communicates the same, point number B, process the goods, communicates the same, point number B, process the goods. सुना सा लग रहा है? कहां सुना है? सेल और रिटर्न सुना है? गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न तो 3 तरीके से एक्सेप्ट हो सकते हैं. एक तो आप कम्युनिकेट कर दो, हमने एक्सेप्ट कर लिए, या गुड्स को प्रोसेस कर लो, या तीसरा क्या था, गजनी था तीसरा, गजनी. तू मेरी अधूरी प्यास प्यास
हाँ, भिखारी लोगों। तीसरा क्या था? पहला था कम्युनिकेशन, दूसरा था प्रोसेसिंग, तीसरा टाइम निकल जाना, कीप इट बियॉन्ड रीजनेबल टाइम। याद आया? लिखो नीचे पॉइंट नंबर सी, कीप द गुड्स बियॉन्ड रीजनेबल टाइम और रिटेन द गुड्स बियॉन्ड रीजनेबल टाइम। ऐसे भूत जैसे देखते हैं ना, जैसे कॉमर्स वालों को आर्ट्स वाला सवाल पूछ लिया मैंने। डन है रोडी? हुई गयो कहीं? ओके, यहां पे आपका कंप्लीट होता है डिलीवरी से रिगार्डिंग सब कुछ। अब एक मस्त कलर का पेन उठा लो और शुरू हो जाओ। चार्ट ड्रॉ करना है अनपेड सेलर का। किसका बोले एक बार उसे? अनपेड सेलर। 2 जॉइंट पेजेस ले लीजिए। शिट? क्या शिट? उसमें क्या शिट? कूद भी। अनपेड सेलर, 2 जॉइंट पेजेस ले लिए। खाना खा लिया कि नहीं खाया? अनपेड सेलर ऐसे चार्ट ड्रॉ कीजिए। आपके 2 पेजेस होंगे ना, तो ऐसे 2 पेजेस के बीच में ऐसे लिखे अनपेड सेलर और ऐसा चार्ट ड्रॉ कीजिए। अबे करो, किया सबने ड्रॉ? बोलो हाँ है ना? पहले पेज पे लिखो अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट गुड्स। राइट अगेंस्ट क्या लिख बाजू से? गुड्स। गुड्स के खिलाफ अनपेड सेलर का क्या राइट है? और दूसरा वाला राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट क्या लिख बाजू से? बायर। अनपेड सेलर का बायर के खिलाफ क्या राइट है? लिव लगा? बोलो हाँ है ना? राइट अगेंस्ट गुड्स को फर्दर डिवाइड करो 3 पार्ट्स में। पूरे एक पेज के 3 कॉलम बनने चाहिए। ठीक है, एक पेज पे 3 कॉलम। पहला राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ क्या अलग बाजू से? लीन। दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, और तीसरा राइट टू रीसेल द गुड्स। राइट टू रीसेल क्या अलग बाजू से? गुड्स। लिव लगा? लिख लिया? दूसरे पेज पे ये हो गया पहला पेज। दूसरे पेज पे 3 लिखो। पहला सूट फॉर प्राइस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर प्राइस और स्पेसिफिक क्या बोले एक बार से? परफॉर्मेंस। दूसरा सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर क्या बोले एक बार से? डैमेजेस। तीसरा रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिप्यूडिएशन ऑफ क्या लिख बाजू से? कॉन्ट्रैक्ट। फुल स्टॉप। लीव लगा? डन? आ जाओ फटाफट। अब सबसे पहला होता है राइट ऑफ लीन। पहले राइट ऑफ लीन पढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट द गुड्स में आता है राइट ऑफ लीन। ही हैज अ राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स फॉर अ प्राइस व्हाइल इन द पोजेशन until the payment of the tendered price is made on such goods. Right of lien can be exercised by him in the following cases only: where the goods has been sold without any stipulation of credit, where the goods have been sold on credit and the terms of the credit has been expired, where the buyer become insolvent. Buyer insolvent हो गया, क्या हो गया?
इंसॉल्वेंट, कंजर, दिवालिया, भिखारी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में राइट ऑफ लीन आएगा। पहली बात तो व्हाट इज राइट ऑफ लीन? व्हाट इज राइट ऑफ लीन? बोलो, क्या होता है राइट ऑफ लीन? या बात, पोजीशन ऑफ गुड्स। आगे ये खत्म कर दिया मैं, आप जे बात बोला जीवन में, आगे तो बोलो। किसने बोला पोजीशन ऑफ? इतने जोर से बोला, बीच में छोड़ दिया। बोलो। हाँ आगे, तब बस उतना ही आता, बस इतने में इतना ही मिलेगा सिर्फ जीवन में। ओके चलो शुरू करें। सबसे पहले राइट ऑफ लीन का मीनिंग क्या है वो लिखेंगे बच्चों। ओके, पता ही नहीं तो जिंदगी में राइट ऑफ लीन क्या है, और वैसे ही लिखना शुरू कर दिए। बोलो हाँ है ना? सो पॉइंट नंबर 1, right to retain goods or property against the payment due, against the payment due is called as right of, क्या बोले एक बार उसे? लीन। समझ में आ रहा है? जोर से बोलो यस और नो। बोलो हाँ है ना? जैसे कभी तुम्हारा दोस्त का बर्थडे है, रात को 12 बजे तुमने उसको बहुत धो डाला जिंदगी में, बर्थडे बम्स दे दे के 4-5 अवयव फ्रैक्चर हो गए, ठीक है? और फिर तुमने उससे मांगा बेशरम जैसे मुंह ऊपर करके बर्थडे पार्टी दे, ठीक है? अब वो बर्थडे पार्टी तो बोलेगा हट मैं नहीं दे रहा भिखारी भाग यहाँ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर तुम उसकी जान छोड़ोगे क्या? बोलो, नहीं छोड़ोगे, तुम उसके पीछे पड़ जाओगे, नहीं पाइजे पाइजे पाइजे, देना प्लीज प्लीज देना। अरे बोलो ना हाँ या ना? तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो तुमको बोलेगा कल देता हूं, या परसों देता हूं, या फिर 1 हफ्ते बाद, या 10 दिन बाद। ऐसे वो प्रॉमिसेस करता है, अभी ये काम है वो काम है, दोस्त है। और क्या करेगा? फिर तुम क्या बोलते हो? ऐसे नहीं चलता, 10 दिन बाद कुछ तमन ने अभी देना पड़ता। वो बोलता अरे देगा ना कंपल्सरी, 10 दिन बाद देगा। फिर तुम क्या करते हो? उसका फोन ले लेते हो, या वॉलेट ले लेते हो, या गाड़ी की चाबी लेते हो, और क्या बोलते हो? जा भग यहाँ से, अब जब पार्टी देगा तब वॉलेट लेके जाना। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो यस और नो। राइट ऑफ लीन, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोले एक बार? राइट ऑफ लीन। तुमने गुड्स पोजीशन में ले लिया अपने, और तुमने क्या बोला? जब तक मेरे को मेरा कंसिडरेशन नहीं मिलता मैं गुड्स को नहीं छोड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोले एक बार उसे? राइट ऑफ लीन। रिटेंशन ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन ड्यू, इसे क्या बोले एक बार उसे? राइट ऑफ लीन। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। पॉइंट नंबर 2, दिस कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द केस ऑफ, कौन कौन से केस में एक्सरसाइज किया जा सकता है? पॉइंट नंबर 1, गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस एंड नो पेमेंट रिसीव्ड, नो पेमेंट रिसीव्ड। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, goods sold on cash basis and no payment received, goods sold on credit and credit period expired, लिखा सबने? ठीक है। अब तीसरा वाला इसमें लिखा है बायर गॉट इंसॉल्वेंट, पर मैं नॉर्मली इसको सपोर्ट नहीं करता। इंसॉल्वेंसी के अंदर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मैक्सिमम टाइम पे वर्क करता है, पर अब बोला गया है नोट्स में आईसीआई बोलता है, तो जय आईसीआई लिखने का। राइट ऑफ स्टॉपेज ये व्हेन बायर इज इंसॉल्वेंट। लिव लगा? बोलो हाँ है ना? चलो डन एवरीबॉडी। नाउ सेकंड वन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। व्हाट इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट?
रास्ते में ही पकड़ लिया, अरे रोक लिया गुड्स को, नालायक लोगों। रास्ते में ही गुड्स को रोक लिया, रास्ते में ही गुड्स को क्या बोले एक बार उसे रोक लिया। कैसे? तो आ जाइए देखते हैं। When the unpaid seller has parted with the goods, unpaid seller और गुड्स के बीच में लंबी जुदाई बन गई। अब क्या हुआ? नहीं, मेरे को अब सोचना दो। भिखारी लोगों, यार यार, भगवान। सो सेलर और गुड्स के बीच में डिस्टेंस बन गया, LDR, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर ऊपर से कंजर भिखारी हो गया। मतलब सेलर ने बायर के लिए ट्रांजिट में गुड्स डाले और बाद में सेलर को न्यूज आया कि बायर कंजर हो गया, भिखारी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ आस्किंग द कैरियर टू रिटर्न द गुड्स। वो कैरियर वाले को कह सकता है भाई मेरे गुड्स वापस कर, जिसके पास भेज रहा है वो भिखारी हो गया। कंसेप्ट समझ में? दिस इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हाउ the right of stoppage in transit is exercised only when the following conditions are fulfilled. Seller must be unpaid. Seller कैसा होना चाहिए? Unpaid. ठीक है। दूसरा, he has parted with the possession of goods. Seller और goods के बीच में लंबी goods are in क्या बोले एक बार? Transit. Buyer has become insolvent or any subject to provision of the act. उसने ये right act के हिसाब से यूज करना चाहिए। ठीक है। So आ जाइए, right of stoppage in transit. It means to stop the goods in transit before it's delivered to buyer. Before it's delivered to buyer. Point number 2. It can be exercised. It can be exercised. Point number ये, वीडियो लैग नहीं हो रहा है बेटा? लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, आपका वीडियो जैसा का वैसा अच्छे से चलेगा। प्रोवाइडेड आपका डाटा पैक खत्म ना हो गया हो। Sir, we have not informed about the class of law early today. So sorry बेटा। ना आई गेस MT सर ने मैसेज डाला था या नहीं डाला था? बोला था ना? लाइव स्ट्रीम में बोलना रह गया होगा। वेरी सॉरी सर, लैग हो रहा है बेटा। लॉग आउट करके लॉग इन करो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सो इट कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन सेलर इज अनपेड, लंबी जुदाई, पॉइंट नंबर C, buyer becomes insolvent, बायर बिकम इंसॉल्वेंट के बाद में क्या था? गुड्स आर इन ट्रांजिट, यूज्ड राइट एज पर लॉ, लॉ के हिसाब से राइट यूज किया है। लिव लगा થઈ ગયો કઈ હોઈ ગયો કે थी वही छा। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वन, राइट टू रीसेल द गुड्स। क्या सेलर वापस से गुड्स रीसेल कर सकता है? अरे घोड़े का एग्जांपल ऊपर ही देखा था ना, बोलो ना हाँ या ना। किधर गया घोड़ा? घोड़ा ऋषा के पास है, चैत्या। ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, घोड़े के एग्जाम्पल में क्या था? काव्या ने घोड़ा पहले चैत्या को बेचा, बाद में अनपेड था इसलिए किसको बेचा? ऋषा को।
अब टाइटल किसको मिल जाएगा? लेटेस्ट ओनर। किसको मिलेगा बोले एक बार? लेटेस्ट ओनर। क्लियर है कंसेप्ट? हु इज इन गुड फेथ। तो ऑब्वियसली घोड़ा रुषा के पास जाएगा, और चैता को टाइटल मिल पाएगा क्या घोड़े का? नहीं, विदाउट घोड़े के ही रहना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। तो यहाँ पे रेफर कर दो, रेफर द लास्ट चार्ट, रेफर द लास्ट चार्ट फॉर रीसेल। ठीक है, रेफरेंस दे दो। डन। आगे बढ़े बच्चों, बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट, सूट फॉर प्राइस, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करना। सो सेलर को अगर सही तरीके से पैसा नहीं मिला तो सेलर प्राइस के लिए बायर के ऊपर केस कर सकता है। क्या कर सकता है बोले एक बार? उसे केस, सू नहीं कर सकता भिखारी, मतलब वैसे कर सकता है, अरे बच्चों पे। वेयर प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू द बायर, प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो चुका है बोले एक बार? बायर। एंड wrongfully neglects or refuse to pay for the goods, the seller may sue him, सेलर उसके ऊपर जोर से केस कर सकता है। Where the property has not passed under the contract, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पास नहीं किया गया है, and the price is payable on certain day irrespective of delivery, buyer wrongfully neglects to refuse to pay such a price, the seller may again sue him। मतलब कुछ भी हो, पैसा नहीं मिला डिफाइंड डेट पे, तो इसने बहुत जोर से क्या करना है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बस इतना ही बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला है। तो यहां पे लिख के रखो, सो लिखना point number 1, if seller is not been paid by buyer on time within specific period, seller have right to sue the buyer and recover the price, and recover the क्या वाली बात उसे? प्राइस। फुल शटअप। लिख लिया सबने? उसके बाद में नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस। कभी सुना है डैमेजेस? कभी कभी सुना सुना लागे। क्या होता है डैमेजेस? गजनी तू मेरी अधूरी प्यास प्यार, बोलो। मतलब इतने बेकार लोग हैं ना, जब पढ़ा रहा हूं हाँ हाँ मजे चल रहे, हाँ सर वो बोलो। देखेंगे भी नहीं मेरे तरफ भिखारी लोग। बोलो सब जन, सूट फॉर डैमेजेस सुना है क्या? डैमेजेस कितने टाइप के डैमेजेस होते हैं? अरे लिखवा के दिया था, लिखवा के दिया था, मुझे 4 पत्ते पलट के। नॉमिनल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिकेट, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, इंटरेस्ट। इतना तकलीफ मेरे को मेरे एक्स ने भी नहीं दिया था। लिखो वहां पे, रिपोर्ट द डैमेजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भिखारी। पहले ये लिखो, मैं भिखारी हूं, मेरे को याद नहीं आता। नालायक लोग। सभी सेम डैमेजेस है वहां आगे। ठीक है, कुछ याद आया क्या? विंडिकेट, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल, लिक्विडेटेड, कौन से होते हैं जरा बता सकते हो? हाँ,
सर हम तो डैमेजेस ही नहीं बोल रहे थे, तुम टाइप के डबे ने। वेरी ऑप्टिमिस्टिक सर यू आर, वेरी। नालायक लोग। आगे बढ़ते, पढ़ा करो जीवन में, कब पढ़ोगे लाइफ में यार, मेरे को टेंशन आता है लाइफ में। कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर हुआ, टेस्ट भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हारा, तो तुम्हारा टेस्ट था या एकत्वम एकेडमी का टेस्ट था जो तुम दे रहे थे? एकेडमी का टेस्ट था कि ऐसे बारी बच्चे को टेस्ट देना, मतलब कैसा रहा कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट? मेरे को जरा बताओ, तुम पढ़ते कितना घंटा हो अभी घर में जाके? सर घंटा पढ़ते हैं। बोलो, 3-4 घंटा पढ़ते हो? कितना घंटा क्लास चलता है तुम्हारा? 5 घंटा क्लास चलता है। कुछ बोलूं चलेगा? थोड़ी सी बेइज्जती होगी चलेगा? क्या परमिशन ले लेता हूँ पहले? तो परमिशन लेना चाहिए ना, है ना? ध्यान देना जरा। 24 घंटे, ठीक है, माइनस जो आइडियलिस्टिक चीज होनी चाहिए वो मैं बोल रहा हूं। 5 घंटे क्लास होती है, 6 घंटे होती है, फाइन 6, आना जाना मिला के 7 घंटे। मैं नींबू मिर्ची टमाटर बेच रहा हूं यहां पे। सात का 8, 8 बोला तो 9, क्या चल रहा? लो 8 आवर्स, तुम्हारी मर्जी। ओके, कितना बचा? दैट इज 16 घंटा। बोलो हाँ है ना? 6 घंटा नींद लेनी चाहिए आइडियलिस्टिकली। 10 घंटा माइनस 2 घंटा खुद के, 8 घंटा। ओके, अब जरा गौर से सुनना। 2 घंटा ये खुद का जो मैंने बोला, इसके अंदर खाना पीना जीना नहाना धोना दूसरे से धुलवाना सब आ गया, ठीक है? फोकस। अब भाई साहब ये जो 8 घंटा है ना, अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल है। मेरा फाउंडेशन का शेड्यूल बोलता हूँ। व्हेन आई वाज इन फाउंडेशन, मैंने फाउंडेशन में, मेरे को 12वीं के परसेंटेज बहुत कम थे, मैं जनरल साइंस से था, आई जस्ट हैड 58%, ठीक है? मेरे 10th के परसेंटेज 70% है। मेरी जिंदगी के हाईएस्ट परसेंटेज ये है, बट स्टिल आई एम चार्टर्ड। क्योंकि मैं जब सीए करने आया था ना, मैं मेरे घर वालों से झगड़ के करने आया था। मैंने मेरे घर वालों को बोला था मेरे को सीए करना है, मेरे डैड मेरे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। मैंने टीचिंग भी वैसे ही शुरू किया क्योंकि मेरे को मालूम था मैं कर लेगा। घर वालों को कई बार हो सकता है आपको देखने का उनका नजरिया उतना सेट ना हो, क्योंकि वो ऑलवेज तुमको सिक्योर करने के लिए पहले जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। पर ये बात कृपया एक बार सुन लेना कि लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुमको घर वालों को ये समझाना पड़ेगा, बातों से नहीं, तुम्हारे एक्शंस से, कि तुम तुम्हारी टेक केयर कर सकते हो। और ये समझाने का एक ही तरीका है कि तुम कोई गोल उठाओ जो वो सोचते हैं तुम नहीं कर सकते, और उसको कंप्लीट करके उनके सामने गिफ्ट करके प्रेजेंट कर दो। जिस दिन ये वो करोगे ना आप, मैं आपको लिख के देता हूं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे किसी भी डिसीजन को चैलेंज नहीं करेंगे। मैंने एक ही बार फाउंडेशन के अंदर घर वालों से झगड़ा किया, टीचिंग के वक्त तो बहुत आसानी से मान गए वो, और मैंने मेरे डैड को बोला, मैं एक्चुअली ऐसा था कि मैं 1-2 दिन तक घर पे खाना ही नहीं खाया, मेरे को सीए करना था इसलिए। तो मेरे डैड ने मेरे को बोला कि ठीक है तू कर ले, अगर फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा तो मैं तेरे को सीए करने दूंगा। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मैंने 12 साल में 12वीं तक के 12th स्टैंडर्ड तक टोटल जितना नहीं पढ़ा होगा ना, उतना मैंने 1 साल में पढ़ लिया। उतने घंटा मैंने सिर्फ P1 में पढ़ा है। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, सवेरे उठ के डेली फ्रेश होने का 1 घंटा,
और इवनिंग का टाइम पास का 1 आवर, खाने पीने का समय 1 घंटा, दैट्स ऑल। ये 3 घंटे छोड़ के और 6 घंटे की नींद छोड़ के मैंने पूरे साल भर में 9 आवर्स ये अगर छोड़ दिए तो पूरे साल भर में मैंने हार्डली 1 मिनट भी वेस्ट किया होगा अदर देन स्टडीज़। क्योंकि मैं एवरेज बच्चा था, मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती थी, मैं जनरल साइंस से था, कॉमर्स वाले मेरे आगे थे और क्लास में मेरे को टॉप करना था, ये मैंने डिसाइड किया था। क्योंकि मैंने डैड को ये बोला था मैं पास हूँगा, पर मेरे को पर्सनली डैड को ये दिखाना था कि नहीं भाई मैं टॉप कर सकता हूँ। और मैंने उतनी ही मशक्क़त की, मैंने उतनी ही पढ़ाई की। मैंने सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे नियर टू 1.5 से 2,000 पेजेस का कंटेंट सिर्फ रफ बुक में लिख के देखा है। मेरे चारों पेपर थेरी थे, चारों प्रैक्टिकल मतलब राइटिंग पेपर थे, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था फाउंडेशन में। और मैंने नियरली 1.5 to 2,000 मतलब आप ऐसे समझ लो रफ बुक 200 पेजेस की 15 से 20 मैंने सिर्फ फाउंडेशन में लिखी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग। फिर भी मैं आपको ये बोलता हूँ मैं मेरे सिटी से सेकंड टॉपर था। क्योंकि आप कितना भी मेहनत करो, कुछ ऐसे लोग रहेंगे तुम्हारे कंपटीशन में जो गॉड गिफ्टेड है। जो फर्स्ट टॉपर था ना, ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने उसके इतना बंदा मेरे पूरे सीए के करियर में और उसके बाद में कभी नहीं देखा। ही इज ऑफ दैट कैलिबर कि वो 3 घंटे की मूवी देख लेना तो 2.5 घंटे की मूवी पूरी ऑन टंग रिसाइट कर सकता था। और 2 बार मूवी देख ले तो वो तो मतलब हर पैरामीटर बोल सकता था कि मूवी में कौन से प्रॉप्स, कौन से जगह पे कौन सा सीन, कौन सा चीज यूज किया है। ही इज हैविंग दैट शार्प मेमोरी। वो सिर्फ क्लास में बैठता था तो उसका प्रिपरेशन हो जाता था, टीचर जो बोलेगा उसके ऊपर। लाइब्रेरी में आके सोता था, हमको लगता था घर पे पढ़ रहा है, हम उसके घर पे चले गए, घर वाले भी कंप्लेन करते थे यहाँ पे भी सोता ही है करके। ही इज हैविंग दैट मेमोरी शार्प। और वो फर्स्ट टॉपर था, वो मेरे से कम 10 से 15 मार्क आगे था। मैं सेकंड टॉपर था, मेरे को बहुत दुख हुआ था। क्योंकि मेरे को उस वक्त समझ में आया कि कितना भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो तुमको टफ चैलेंज देने के लिए इस सोसाइटी में लोग हमेशा रेडी है जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड। तुम अगर एवरेज बच्चे हो ना तो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग इस सोसाइटी में हैं और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तुम उनको सिर्फ हरा सकते हो एक ही तरीके से, वो है कंसिस्टेंसी। आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरी बैच में से सबसे ज्यादा ब्राइटर मैं हूं, सबसे ज्यादा कमाने वाला मैं हूं, पर इसके पीछे का रीजन मेरा कोई शार्पनेस नहीं है या मेरा कोई मार्क्स नहीं है। मैं सीए सेकंड अटेम्प्ट पास हूं फाइनल में, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पास था बंदा। ही इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड। हम फाउंडेशन में 60 बच्चे थे, 60 में से 16 पास हुए। इंटर में हम 16 के साथ में और डायरेक्ट एंट्री के 15-20 ऐड हुए। हम 35 बच्चे थे, 35 में से सिर्फ 6 पास हुए। हम 6 के साथ में और 4 ऐड हुए पुराने वाले। 10 में से वो 2 ही लोग थे जो मैं बोल रहा हूं, एक मोहित और दूसरा आनंद। ये 2 ही लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए। मतलब आप नियरली सोचो 100 में से सिर्फ 2 लोग ऑल द 3 लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड बने। तो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी आज 2% ही है। आज तुम भी देखोगे ना, लोग बोलते हैं ना इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 2%, तुम सोचते हो नहीं 10 है 15 है। 10-15 सिर्फ एक लेवल का है। आप अगर सीधा फिल्टर मारोगे आपका रिजल्ट अगर 25% है फाउंडेशन का, उसका 10% लेवल इंटर का है, तो सीधा 3 बच्चे हुए ना, उसका 10% पास होता है फाइनल पे। बचा कितना? 0.3 पास हो रहा है। तो आप सोचो अभी भी इंस्टीट्यूट का परसेंटेज चेंज नहीं हुआ। ये मिथ है कि हम सोचते हैं 10-15%। 10-15% एक लेवल का रिजल्ट है। तुमको 5 साल अगर निकालना है ना तो तुमको उस प्रोबेबिलिटी में बैठना पड़ेगा 0.3 से 0.5 की प्रोबेबिलिटी में। मैं इतनी मशक्कत किया था, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ तुमको, डे 1 द डे आई ज्वाइन द क्लास, वहां से लेकर जब तक मेरी फाउंडेशन की एग्जाम नहीं हुई ना, मैंने पूरे साल भर घसाई है। कोई ऐसा एक टेस्ट नहीं था जो मैंने छोड़ा, हर टेस्ट दिया। अकाउंट्स के टेस्ट में तो स्टार्टिंग के 6 महीने तक मैं सिर्फ कंपल्सरीली फेल ही होता था। फाउंडेशन में कंपल्सरी फेल होता था, आता ही नहीं था। डेबिट क्रेडिट मालूम ही नहीं था, गोल्डन रूल समझ में ही नहीं आते थे। सर मेरे पास एक मेरा पावर था, मेरा मैथ्स अच्छा था बिकॉज ऑफ 11-12 साइंस, और उसको मैंने बना के रखा। मेरे को मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 95, मतलब 95 आउट ऑफ 100 थे टोटल स्कोर का। तो मैंने यहां पे मैक्सिमम मार्क्स कवर किए। बाकी सब सब्जेक्ट में एज गुड एज एग्जामिनेशन नियर टू 60 मार्क्स मेरे को आए। पर दुख इस बात का है, मतलब अभी भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड जब तुमको मिलता है ना लाइफ में, ठीक है, तुम जिंदगी में कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड समझ जाओ तुम। ठीक है, मैं माना हमारे बैच में हो सकता है कि हम सबसे सक्सेसफुल होंगे, सबसे प्रचलित होंगे, जो भी है, पर कुछ चीजें
समय जाने के बाद रिकवर नहीं कर सकते तुम, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहां समय स्पेंड कर रहे हो, अगर वेस्ट कर रहे हो कुछ दिनों बाद समय आपको वेस्ट कर देगा। कर्मा है, सीधा कर्मा है। जो तुम अभी वेस्ट करते हो वो तुमको बाद में वेस्ट कर देता है। तुम अभी मनी वेस्ट करो, मनी आपको बाद में वेस्ट करेगा। तुम अभी प्यार वेस्ट करो, बाद में प्यार वेस्ट करेगा। तुम अभी पेरेंट्स का प्यार वेस्ट कर दो, पेरेंट्स का प्यार तुम्हें बाद में वेस्ट कर देगा। बहुत सिंपल इक्वेशन है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जब बोलता है ना सब लोग कि शार्प होना जरूरी है, ये टेक्निक वर्क करता है, वो टेक्निक वर्क करता है, ये शॉर्टकट वर्क करता है, वो शॉर्टकट वर्क करता है, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ मेरे एक्सपीरियंस है कुछ वर्क नहीं करता है। सिर्फ एक चीज़ वर्क करती है, कंसिस्टेंसी और मेहनत। और वो अगर तुम अभी नहीं कर रहे हो ना तो बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तुमका डेली का तुम्हारा टारगेट 8 घंटे पढ़ाई का होना ही चाहिए। तुम इससे अगर 1 मिनट भी कम पढ़ रहे हो, आई एम वेरी सॉरी टू से यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो। ये जो मैंने तुमको फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाया, ये चीज़ तुमको याद चाहिए। मेरा मजबूरी है जीवन में, समझो कि मेरे को इन्होंने ड्यू डेट देकर रखा है एकेडमी के 5 तारीख को तुमको ये बैच फास्ट ट्रैक का खत्म करना है। कैसे कैसे करूं मैं, मेरे को नहीं समझ में आता। क्लास में आने के बाद में हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि कंसेप्ट के अंदर ही टाइम पास करवा ले, उसी के अंदर बच्चों को जाग ले। तो ये नहीं, बहुत मुश्किल चीज़ है। तुम जो सोच रहे हो ना, दुनिया उससे बहुत परे है। और अभी तो भी हम तुमको बहुत सॉफ्ट हार्टेडली हैंडल कर लेते हैं। दुनिया मार नहीं पाएगी ना तुमको, समझेगा नहीं कहाँ से फटका बैठा और कहाँ से दर्द हुआ। सो प्लीज बी अवेयर एंड आई विल टेल यू, तुमको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है ना, एटलीस्ट हमसे कुछ ज़्यादा अचीव करना है। और वो तुम्हारा टारगेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुम आने वाली जनरेशन हो। तुम हमसे बेटर नहीं निकले तो फिर जनरेशन का क्या फायदा, काहे को तुमको जेन जी बोले। ऐसा क्या किया तुमने, उन तुमसे बेटर तो फिर हम ही हैं। और तुम्हारे जनरेशन का सबसे बड़ा इशू ये है, मतलब मैं जो देखा हुआ, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, तुम्हारे जनरेशन में ना फोकस क्वालिटी है ही नहीं। तुम्हारे जनरेशन में जो बंदा थोड़ा सा भी फोकस हो गया ना, वो उस फोकस को अचीवमेंट ही मान ले, क्योंकि कोई लोग फोकस हो ही नहीं पाएंगे। नॉट फोकस्ड ऑन अ सिंगल थिंग। कुछ तो भी चल रहा है, लाइफ चल रही है इसलिए कट रही है, फ्लो के साथ निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो नहीं निकले। दिस इज नॉट हाउ लाइफ गोज। ये बात तुमने जरूर याद रखना। आज न कल सीखना पड़ेगा, हर एक को सीखना पड़ेगा। लाइफ किसी को नहीं छोड़ती। एक तो आज तुम फटके खा के सीखोगे, एक तो टीचर से सीखोगे, टीचर प्यार से बोल रहा है तो सीखोगे, नहीं तो लाइफ जिस दिन फटके मारेगी उस दिन सीखोगे। सीखना कैसे है ये तुम्हारे हाथ में। जो तुम्हारे आंसर से मेरे को उससे आज समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट गोइंग ऑन राइट ट्रैक। मैं रहता फाउंडेशन में, किसी ने मेरा, पहली बात तो मैं इस चीज की नौबत ही नहीं आने देता था कि टीचर को ये चीज मेरे को बोलनी पड़े। मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं मेरा अब मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि लोगों की सिचुएशंस क्या होती है। मैं जब सीए फाउंडेशन में था, हमारे टीचर सीए फाइनल पे थे बे, खुद सीए फाइनल के एग्जाम दे रहे थे, खुद सीए इंटर के एग्जाम दे रहे थे, फाइनल तो छोड़ दो। मैं खुद सीए इंटर पे था, मेरा टीचर सीए इंटर पे था, उसका रोल नंबर मेरे सामने था एग्जाम में। तुमको कलर बुक देते हैं, तुमको ईमानदारी से पढ़ाते हैं। मेरे को याद नहीं हमारे जो क्लास थे उसके अंदर कोई डेडिकेटेड टीचर ने खुद के हाथ से बना के बुक भी दी होगी। हम अदर पब्लिकेशंस के बुक रेफर करते थे जो मार्केट में अवेलेबल है। उससे भी जितना टीचर ने सिखाया सिखाया, लाइफ में कभी कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि हमेशा गलती खुद में ही ढूंढनी पड़ती है। कभी कंप्लेंट नहीं किया किसी भी टीचर, नॉट इवन फॉर फाइनल्स। फाइनल में पहला अटेम्प्ट लग गया मेरे को, पर कभी लाइफ में ये कंप्लेंट नहीं किया कि टीचर की वजह से हुआ, गलती अपनी ही होती है। तो तुम जिस राह पे चल रहे ना, तुम ये जो बोल रहे हो 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, मतलब सीधी बात है भाई साहब, तुमने 4 घंटा मल्टीप्लाइड बाय अगले 3 महीने में गिन लूं तो तुम्हारी बात ही खत्म हो गई ना। 360 घंटे तुमने लाइफ के उड़ा दिए। इट्स नॉट अ जोक। कैसे होगा 360 घंटे के अंदर? बस चल जाए मेरा 1.5 से 2 सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर लूं, और अगर प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी तो उसको कम से कम घोट घोट के ताजा कर लूं। ऐसा सिचुएशन चाहिए, 10 से 12 रिवीजन हर सब्जेक्ट के कंप्लीट चाहिए। मैं पागल जैसे पढ़ लिया था मैंने फाउंडेशन में। जिस दिन रिजल्ट दिया ना डैड के हाथ में, डैड अलग लेवल पे खुश थे। उसके बाद में मैं तुमको बोलता हूं, कभी उन्होंने मेरे डिसीजन को क्वेश्चन ही नहीं किया।
द डे आई, मेरे को इंटर पे जब हम पास हुए, हम 6-7 बच्चे पास हुए थे टोटल 40 में से। 2-3 बच्चे इंटर पे भी नहीं, सॉरी फाउंडेशन पे हम जब 16 बच्चे पास हुए तो उसमें से 2-4 बच्चे चले गए मुंबई पुणे पढ़ने के लिए आगे। डैड बोले तू भी जा, मैंने बोला नहीं जाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के पैसे ही नहीं थे बाहर आने के। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, घर वाले इतना सपोर्ट कर नहीं सकते थे। पुणे आके रहने का खाने का खर्चा मतलब उस वक्त का कम से कम 6-7 हज़ार का खर्चा था। बोला जब आर्टिकलशिप करूंगा खुद की जेब से कमाऊंगा खुद जाऊंगा। चुपचाप अमरावती में रहा। अमरावती में ये ऐसी टीचर से पढ़ा जो खुद इंटर पढ़ रहे, पर कंप्लेंट नहीं, कभी नहीं। इंटर पे पूरी जद्दोजहद कर दी पास होने के लिए। मेरा इंटर का रिजल्ट तुम देखोगे, तुम बोलोगे क्या है, 300.300 आया आउट ऑफ 600 से। पर ये जो मार्कशीट थी ना मेरी बाउंड्री पे पास होने की 50%, ये मेरे लिए रैंकर से कम नहीं थी। इंटर की मेरी बात ही अलग थी। इंटर पे तो मैंने क्या झेल नहीं लिया पास होने के लिए, मेरे को ही मालूम है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तुमको, चलो ठीक है, मैं इंटर का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, तुमको सुनना ही होगा। अगर तुम नहीं समझ सकते तो अब समझ लो। फाउंडेशन में मेरे को आना था फर्स्ट टॉपर, मैं नहीं आ पाया, मैं सेकंड टॉपर आया फाउंडेशन में। मेरा हो गया दिमाग खराब। मेरा जैसे ही दिमाग खराब हो गया, मैंने लिटरली इंटर की बैच, जिस दिन 1 अगस्त से इंटर की बैच हमारी शुरू हो गई थी, 1 अगस्त 2005, मैंने डे 1 से पढ़ना शुरू किया था। डे 1 लिटरली 1 अगस्त 2005 से लेके नियरली 14-15 दिसंबर 2005 तक के मैं इतना कंसिस्टेंटली पढ़ता था। आई डोंट रिमेंबर मैंने उस पीरियड में कोई संडे भी छोड़ा होगा तो। और फिर उसके बाद में मेरे दादी का देहांत हो गया। पहली बार जिंदगी में मैंने मेरी मौत मेरी आंखों से देखी। ऐसा नहीं था दादी के बहुत क्लोज था या मैं बहुत इमोशनल था, पर जो शॉक लगता है वो बहुत भयंकर लगा। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतना भयंकर मेरे को शॉक लग सकता है। मैं खुद को हमेशा इमोशनली स्ट्रांग ही मानता था, पर लग गया। उसके भाई साहब 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने तक मैं लाइब्रेरी में जाता था, मेरी चेयर पे बैठता था और सिर्फ बुक्स की तरफ पढ़ते रहता था। मेरे दिमाग में कुछ जाता नहीं था। 1.5 महीने तक इट वॉज अ सिचुएशन कि मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ 7-8 घंटा और मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा, और मैं पढ़ पा रहा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो मैंने पढ़ा है वो सब ब्लैंक हो गया एक सिंगल शॉक की वजह से, सब ब्लैंक। मंथ आ गया फरवरी। फरवरी 16 को मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो भी राइट हैंड। मेरे राइट हैंड में इतने से इतने प्लेसेस में 27 स्टिचेस डालने पड़े, 27, और ये 3 उंगलियां सिर्फ 3 नसों से लटकी हुई थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, वापस से उंगलियां इसको जुड़ पाएगी, वापस से लिख पाएगा का कोई गारंटी नहीं। 16 फरवरी से लेके तो नियर टू 15 मार्च तक के मेरे हाथ पे प्लास्टर था। लिख तो मैं कुछ सकता था नहीं। 2 मई से मेरा इंटर का एग्जाम था। फिर भी बैठ के ऑडियो सुनो, कुछ तो भी पढ़ने का, बिल्कुल पढ़ने का इसलिए पढ़ता था। 15 मार्च को जब हाथ से प्लास्टर निकला, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने 3 घंटे का पेपर उठाया मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का, जो मेरे को आता था, ऐसा मेरे को लगता था। उसको मैंने सॉल्व करके देखा, मेरा पेपर 5.5 घंटे के नीचे सॉल्व नहीं हो रहा। राइटिंग प्रैक्टिस की पूरी धज्जा उड़ी हुई, हाथ मेरा चल नहीं रहा। हर 10 मिनट में मेरे को हाथ को रोक के कुछ ना कुछ करके उसको रिलैक्स करके वापस से लिखना पड़ रहा। पहले तो दिमाग में कुछ पढ़ नहीं रहा, वो जा नहीं रहा। उसके बाद में हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो मेरे को पता नहीं चल रहा कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस की हालत क्या है और कैसे बढ़ेगी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं 16 मार्च को रोने लग गया लिटरली, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मेरे को पूरा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना था। मैंने सोचा मैं क्या करूं। मेरे को सभी लोगों ने सजेस्ट कर दिया एक काम कर, मैं एग्जाम मत दे, तू नवंबर 2006 का एग्जाम दे। मैं 16 मार्च को बहुत रोया पागल जैसा। एक मंदिर है मेरा फेवरेट, वहां जाके बैठा और फिर डिसीजन लिया बहुत सोच के कि नहीं दूंगा तो मैं एग्जाम ही दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। एनीवेज अटेम्प्ट तो काउंट होने ही वाला है, ताकत पूरी लगा देंगे। व्हाट आई डिड, मैंने 30 रफ बुक लाई, रफली 200 पेजेस की, ठीक है। 6000 पेजेस का टारगेट रखा
अनेक ही चीज डिसाइड की, पढ़ रहा हूँ तो दिमाग में जा नहीं रहा है, तो जो पढ़ूंगा वो लिखूंगा, इसे पढ़ा हुआ भी याद रहेगा और लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैंने लिटरली इसमें से 5 से 5,500 पेजेस कंप्लीट किए होंगे, लिख लिख के सिर्फ। और इसके लिए मैंने सबसे वाहियात चीज की दुनिया की, तुम बिल्कुल मत करना, मैंने 45 डेज को कन्वर्ट कर दिया था 22 डेज में, क्योंकि नींद के अंदर मेरा समय जा रहा था। तो मैं 48 घंटा पूरा जागता था और 8 घंटा सोता था। मतलब आज सवेरे उठा, आज दिन भर पढ़ा, आज रात भर पढ़ा, कल दिन भर पढ़ा, कल रात को मैं सोऊंगा। अब वो मेरे को मेरे बॉडी पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं योगा मेडिटेशन बहुत सालों से करता था और मुझे पता था कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। 45 डेज को मैंने 22 डेज में कन्वर्ट किया और कंसिस्टेंटली कुत्ते के जैसे लिखता रहा। समझ में आया वो लिख लिया, नहीं आया वो रट के लिख लिया, पर हर चीज मैंने लिखी है कम से कम 3 से 4 बार। मैंने 5.5 घंटे के क्वेश्चन आंसर पेपर से ये टाइम रिड्यूस किया था लिटरली 2 hours 45 minutes तक के। मेरे को अभी भी याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 22 और 23 of April जब मैंने ये टाइम वापस अचीव किया था। और मेरा स्टार्टिंग से, बचपन से हमेशा ऐसा था कि मेरा कोई भी पेपर इनकम्प्लीट कभी रहा ही नहीं है। मतलब हालांकि मेरे को मार्क्स हमेशा कम थे तो मैं फेंकता ही था मैक्सिमम टाइम, पर पेपर पूरा 100 मार्क का हमेशा लिख के आता था। तो मेरे को टारगेट तो मेरा था ही कि पेपर तो लिखना ही है। पर इसका हालत ये हुआ, ये शेड्यूल का, 30 अप्रैल को मेरे को चढ़ गया बुखार 102 डिग्री, क्योंकि बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। 45 डेज मतलब इट वाज बिग टाइम फॉर मी। इसके पहले कभी ट्राई भी नहीं किया था, 8-10 दिन तक के साधना वगैरह में ट्राई किया था, बट दिस इज समथिंग एल्स। 102 डिग्री का बुखार, सर्दी खांसी जुकाम, इम्यूनिटी की धज्जियां उड़ी हुई, और मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई। सबने बोल दिया एग्जाम देने का नहीं है। मैंने डॉक्टर को एक ही चीज बोला, सिम्टम कम करने वाली दवाई दे, बीमारी रही तो चलता, तेरे पास वापस से आऊंगा 13 तारीख को, तब सुधार देना। बोला तूने मेरे को नींद की दवाई दी तो तू फिट गया, तेरे पास ना मैं आऊंगा ना मेरी फैमिली आएंगे, बची हुई फैमिली को भी नहीं आने दूंगा। उसने मेरे को लिटरली सिम्टम कम करने की दवाई दी है कि सर्दी से नाक ना बहे, खांसी बहुत जोर से ना आए, और पर बोले टेम्परेचर का मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने 6 के 6 पेपर 12 के 12 दिन 102 के टेम्परेचर में दिए हैं। 6 के 6 पेपर 12 के 12 दिन। लिटरली मैं पानी की ऐसी पट्टियां लेके घूमता था मेरे वाटर बॉटल के साथ में। एक पट्टी निकालता था, सिर पे रखता था, पेपर लिखता था, दूसरी पट्टी निकालता, सिर पे रखता था, पेपर लिखता था। पेपर खत्म हुए 13 मई को मैं जो सोया, मैं 50 घंटे बाद ही उठा डायरेक्टली। घर वालों ने 2 बार सांस चेक की, मर गया क्या करके। नहीं सीरियसली, उठता था, खाता था, सोता, वापस सेम शेड्यूल। तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई। मेरे को आज भी रिजल्ट का डे याद है, 18 जुलाई 2006। 35 लोगों के रिजल्ट देखे, सिर्फ 6 पास हुए। उसमें से सबसे आखिरी में था, पूरे 600 में से 300 मार्क मेरे को आए थे, 300 आउट ऑफ 600, और वो भी 2 ग्रुप के, 150 कोई सेट ऑफ नहीं, और ये लेवल पे मैं पास हुआ था। ये मार्कशीट मेरे लिए रैंकर से भी बहुत काम की है, क्योंकि मेरे को ही मालूम है कि इसके अंदर मैंने कितने बैरियर्स तोड़े और कितने अचीव किए। मैं ये दुआ करता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, पर ये मेरी दुआ काफी लेम दुआ है। मैं अगर सच्चा टीचर हूं ना, और मेरे को लगता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो भी बहुत बेहतरीन हो, तो मैं दिल से एक दुआ करूंगा, अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहो कि ऐसा कुछ तो भी तुम्हारे साथ हो, एक्सेप्ट फॉर डेथ वाला केस, क्या ऐसा कुछ तो भी तुम्हारे साथ हो कि तुमको ये तो भी समझ में आए कि तुम कितने कैपेसिटी से आगे बढ़ सकते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में। इससे से तो नहीं भाई साहब, ये जो इक्वेशन तुम फॉलो कर रहे हो ना, 3-4 घंटे की नींद का, ये कोई इक्वेशन है? 3-4 घंटे पढ़ना, मजाक कर रहे हो तुम? इंसान को अगर सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट भी आ जाए तो भी 3-4 घंटे तो एवी पेल दे एक सब्जेक्ट के ऊपर, इससे नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस।
इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर ये आदत तुम्हारी है, चलो फाउंडेशन तो निकल जाओगे, इंटर पे ऐसी लगेगी ना। सीए इज नॉट अबाउट पासिंग मार्क्स। जिस दिन तुम्हारी सीए हैबिट बन जाएगी कि सब छोड़ के मैं दिन भर पढ़ूंगा या सब छोड़ के मैं दिन भर ये काम करूंगा, ये जिस दिन तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ना, उस दिन तुम सीए बन जाओगे। और मैंने भी यही, मैंने को फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल फेल था, सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज श्योर डंके की चोट पे, बोला खुद भी उखाड़ ले इंस्टीट्यूट, ये अटेम्प्ट में तो पास होना ही है। सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था मेरे दोस्तों ने कि इसको तो सीए बनना ही है ये अटेम्प्ट में। इतना तुमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कुछ भी कर लो। कितने लोगों को अभी ये कॉन्फिडेंस है तुम में से कि कुछ भी कर ले इंस्टीट्यूट, मैं तो कंफर्म पास होने ही वाला है। और ये ऐसे ही नहीं हवा में कॉन्फिडेंस, ये अंदर से कॉलिंग आना चाहिए तुम्हारी मेहनत पे। और अगर तुमको ये कॉलिंग है तो ये कॉलिंग को प्रूव करना, और अगर ये प्रूव करना है तो तुमने हमेशा टारगेट ऊपर का ही रखना चाहिए। यू नेवर नो। बाकी तुम बहुत समझदार हो, ज्यादा मैं तुमको डांटूंगा नहीं, बट प्लीज बी वेरी सीरियस। ठीक है, मस्ती मजाक अपनी जगह, क्लास अपनी जगह, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ तुम्हारी है। मेरा कुछ, मैं सीए बन चुका, मेरे को जिंदगी में जितना कमाना था मैंने ऑलरेडी बहुत कमा लिया, उसके कितने तो भी मल्टीपल टाइम्स कमा लिया है। अभी मैं सिर्फ एक्चुअली टीचिंग सिर्फ पैशन की वजह से कर रहा हूं, मेरे को दूसरा कुछ काम ही नहीं है लाइफ में, मेरे को दूसरा कुछ आता भी नहीं है फ्रैंकली। दूसरा कुछ मेरे को तुम काम दो मैं कर भी नहीं पाऊंगा ठीक से, तो मेरे को बस यही एक काम है और यही एक आता है, इसलिए मैं पैशन से टीचर हूं। मेरे लाइफ के सभी ड्रीम पहले ही खत्म हो चुके। और मेरे को एक चीज बहुत पसंद है, अपने लाइफ के थ्रू किसी और के लाइफ में चेंज करना या उसकी लाइफ डेवलप करना, इसलिए मैं जॉब के अंदर बहुत खुश हूं। और इसलिए ये दर्द भी है, तो कहते ना एक टारगेट के साथ एक दर्द भी आता है और एक खुशी भी आती है। खुशी है कि यंग लोगों के साथ रहने मिलता है, उनको सीए बनते देखता हूं तो भाई और खुश हो जाता हूं। पर दर्द ये है कि जब उनको सीए बनते हुए नहीं देखता, या किसी को छोड़ते हुए देखता हूं, या किसी को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखता हूं, या किसी को ना पढ़ते हुए देखता हूं, दिखता है ऐसा कि ये नहीं हो सकता। ये समझ में आता है। मैं 5 लेक्चर किसी भी बैच में ले लूं, मेरे को 6 लेक्चर में मालूम होता है कौन पास होगा और कौन नहीं। मैं तुमसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, तुम थोड़ा आओ इंटर पे, तुमको समझ में आएगा। मैं ये इतना सब कुछ आज बोल रहा हूं, ये इस वजह से बोल रहा हूं, मेरे को मालूम है कौन पास होगा कौन नहीं होगा, बोलूंगा मैं कभी नहीं, पर मैं उनके लिए बोल रहा हूं, वो 15-20% लोग जो एज पे खड़े हैं, वो 15-20% लोग जो एज पे खड़े हैं, जो इधर भी गिर सकते फेल्योर में, जो इधर भी गिर सकते पास में। मेरा इतना काम बनता है कि मैं उनको इस साइड गिराऊं, पास की तरफ। अब उसके लिए मैं अकेला तो नहीं कर सकता, कितना भी रस्सी फेंका, कितना भी हाथ बढ़ाया, सामने वाले ने खींचना तो चाहिए। तो ये चीज को याद रखो। जब तक के लाइफ में कोई बैरियर नहीं तोड़ेंगे ना, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक तुम लाइफ में कोई बैरियर नहीं तोड़ोगे ना तुम्हारे कैपेबिलिटी के बाहर का, तब तक कभी लाइफ में कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगा। बचपन में गेम खेलते थे आप, वीडियो गेम्स खेले हो, लेवल 5 पार करने के बाद लेवल 1 ऑटोमेटिकली इजी लगता है? बोलो ऐसा नो, एवरीबॉडी हाँ या ना? ऐसा लगता है क्या बच्चों का काम है? पर जब फर्स्ट टाइम वो लेवल 1 खेले तो कितना डिफिकल्ट लग रहा था। इज इट राइट, यस और नो? तो याद रखना, ये तुम्हें अच्छा इससे लगता है क्योंकि तुमने एक बैरियर तोड़ा, एक लेवल तोड़ी, फिर दूसरी लेवल तोड़ी, फिर तीसरी, फिर 5वीं लेवल तोड़ी। जब 5वीं तोड़ी तो फर्स्ट इजी लगने लग गई। इसे कहते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब तक लाइफ में सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनता। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनता ना, तब तक सेल्फ स्टीम नहीं बनती। जब तक सेल्फ स्टीम नहीं बनती ना, तब तक आदमी कोई नया टारगेट लेके अचीव करने का सोचता भी नहीं है। और जब तक आदमी कोई नया टारगेट लेके अचीव करने का नहीं सोचता, तब तक लाइफ ही नहीं बनती। सब चीज कनेक्टेड है। ब्रेक द बैरियर, हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, हैव अ कॉन्फिडेंस, हैव अ सेल्फ स्टीम, हैव अ टारगेट,
again break the barrier, again have a confidence, again have a self esteem, again have a target, again break the barrier. ये विशियस सर्कल है और ये ऐसे ही चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल यू स्किप अवे रिटायर होके, और अभी तो तुम रिटायर हो नहीं सकते। यही एक तरीका है जीने का। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो अभी भी कर रहा हूं, कुछ चीज टारगेट नहीं मिला तो खुद ही उठा लिया 75 हार्ट, खुद को ही करने का है, कुछ तो भी करने का है। यू हैव टू डू इट। एक बॉक्स में ना एक एनिमल कॉन्शियस चलता है। घर पे जिसके पपी है, कुत्ता है, या कुछ भी पाला है पेट, ठीक है, उसने कभी देखना उसका बिहेवियर एक बॉक्स में ही घूमता है। एज ए ह्यूमन फिर तुम्हारे पास क्या गिफ्ट है कंपेयर टू द एनिमल्स? तुम्हारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो एनिमल्स के पास नहीं होता है, वो है राइट ऑफ चॉइस। बड़ी चीज को चूज करके, बड़े टारगेट को चूज करके बड़े टारगेट को ब्रेक करना। ये कुत्ता नहीं कर सकता, ये कोई पेट नहीं कर सकता, या कोई एनिमल नहीं कर सकता। चीता कितना भी जोर से दौड़ ले, फास्टेस्ट एनिमल रहे 95 किलोमीटर पर आवर, दैट्स ऑल। ह्यूमन कैन दैट ब्रेक द बैरियर। 11 सेकंड में यूसेन बोल्ट दौड़ता है, नेक्स्ट और प्लेयर आएगा जो 10 सेकंड में दौड़ेगा, और कोई प्लेयर आएगा जो 9 सेकंड में दौड़ेगा, और ये कंसिस्टेंटली चलता जाएगा, क्योंकि हमारा नाम ही ह्यूमन है। सो अगर तुम उसी बॉक्स में खेलने वाले हो कि नहीं हुआ तो हुआ, गो विद द फ्लो, मैं तो 3 घंटा ही पढ़ूंगा, जिंदगी हो भाड़ में, तो तुम उसी में चलने वाले हो, तुम बैक्स बॉक्स में हो, तो फिर भाई साहब राइट ऑफ चॉइस का तुम्हें कोई फायदा है? फिर एनिमल और तुम में डिफरेंस क्या है? वो भी उसी बॉक्स में घूम रहा है, उसका खुद का बॉक्स है, तुम तुम्हारे बॉक्स में घूम रहे हो, तुम्हारा बॉक्स है। ना वो बैरियर तोड़ रहा, ना तुम बैरियर तोड़ रहे, ना उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तुमको सेंस ऑफ अचीवमेंट, उसके सेल्फ स्टीम का कोई संबंध ही नहीं है। तुमने कहा भाई कमाई ही नहीं है, बात खत्म हो गई। एक आदमी जब सीए बनता है ना, एक आदमी सीए नहीं बनता। मैं हमेशा कहता हूं ये, एक पर्सन सीए बनता है, एक लड़का एक लड़की सीए बनती है, उसका पूरा फैमिली सीए बनता है। जब तुम्हारा फैमिली बाहर निकलेगा ना घर के सीए बनने के बाद, तो ऐसा बोला जाएगा ये वो लड़की याद है जो सीए बनी, उसकी माँ है। ये वो लड़का याद है जो सीए बना, उसका बाप है। ये मेरे को ये पता है और मैंने ये देखा है मेरी आंखों से। जिस दिन सीए का रिजल्ट आया था, मैं मेरे डैड के ऑफिस में गया था पेढ़े लेके, पास होने के बाद। पहला जब रिजल्ट फेर आया था, डैड घर पे आए थे। दूसरा जब रिजल्ट आया, डैड के पास गया था मैं ऑफिस में पेढ़े देने के लिए, पास हुआ करके। ऑफिस में गया, मेरे डैड एकदम मिडिल क्लास, नॉर्मल शर्ट, टक इन भी नहीं करते थे, पैंट, नीचे चप्पल, शूज पहने हुए। मैंने उनको सिर्फ रिसेप्शन और शादी में देखा है मेरे, दैट्स ऑल। नॉर्मल ऐसे 5-10 लोग बेंचेस पे बैठे रहते हैं, टेबल्स के ऊपर खुद का काम करते हुए, साइड में फाइल का ढीक भर पड़ा हुआ, पुराना सा इमारत, एमएससीबी में काम करते थे। मैं पहुंचा, डैड की तरफ देखा, डैड को बोला डैड सीए बन गया। डैड भयंकर खुश, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उनको पेड़ा खिलाया। उन्होंने क्या किया सेकंड चीज, डैड मेरे को उठा के लेके गए उनके बॉस के कैबिन में। बॉस बैठा था, उसने मेरे हाथ में पेड़े का बॉक्स देखा, कुछ नहीं बोला। डैड बोले मेरा बेटा है। अरे बोले क्या बात है, बहुत बढ़िया, पहली बार मिल रहे। और क्या बोलते बोले, डैड बोले ये सीए बन गया। उसको नैनो सेकंड नहीं लगा जगह से उठने के लिए, वो उसी वक्त खड़ा हो गया, इनवॉलेंटरीली, सोच समझ के नहीं। उसने जब सिर्फ ये सुना नहीं ये सीए बन गया, वो वहीं खड़ा हो गया और फिर उसने बात करना शुरू किया। उसके बाद में मैंने उसको हमेशा देखा है, डैड के बॉस को, जब तक डैड रिटायर नहीं हुआ। डैड रिटायर्ड एट द एज ऑफ 58। वो जब भी बात करता था ना डैड के साथ में, वो ईमानदारी से खड़े रह के बात करता था। तो एक तुम्हारे लाइफ में सिर्फ एक सीए तुम बन गए ना, इज्जत से तुम्हारी नहीं बढ़ने वाली, तुम्हारी पूरी फैमिली की इज्जत बढ़ने वाली, याद रखना। तो जितने तुम सपने देख रहे हो उसके लिए लगते हैं सैक्रिफाइस, और जितना तुम सोच रहे हो इजी है, उतना इजी तो है ही नहीं। और जितना तुम डिफिकल्ट अगर सोच रहे हो ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से मिनिमम, उतना तो मिनिमम डिफिकल्ट है। क्योंकि 3 घंटे का अगर 4 घंटे का तुम्हारा दिन का पढ़ाई है, मेरे को तकलीफ ये बात की नहीं तुम फाउंडेशन में 3-4 घंटे पढ़ रहे, मेरे को तकलीफ ये बात की है तुम इंटर में जाने के बाद 11 घंटा क्या क्लास करोगे रे। तुम्हारी दोस्त पास हुए ना जो ऊपर बैठे हैं, कितने लोगों के दोस्त है जो ऊपर बैठे इंटर की क्लास में हमारी?
उनकी हालत देखिए, उनका कल का शेड्यूल पता है क्या है? उनको कल सवेरे 7:15 बजे मैं नहीं बुलाया है और रात के 7:30 बजे तक सिर्फ क्लास है। और मैं इतना हरामी आदमी है कि मैं उनको 1 घंटे का होमवर्क खुद देता है। मरे सो करे पर होमवर्क करके आए, नहीं तो क्लास के बाहर। मतलब वो बंदा 7:15 से 7:30 तक के क्लास में बैठेगा 12 घंटे, फिर घर जाके 2 घंटे होमवर्क करेगा, 6 घंटा नींद लेगा, 1-2 घंटा खुद को देगा, उसको वापस से झक मार के दूसरे दिन भी 7:15 बजे आना है। परसों भी मेरा 7:15 बजे मॉर्निंग क्लास है। तुम 3-4 घंटे पढ़ रहे हो। सीए इंटर जितना पढ़ो तो सीए इंटर में पहुंच जाओगे। सीए फाउंडेशन जैसा पढ़ोगे तो सीए इंटर में पहुंच ही नहीं पाओगे। सिंपल इक्वेशन है। और ये तो ट्रेलर है, फाइनल पे तो और मारामारी है। सवेरे 6:30 बजे से 11 बजे तक क्लास, 11 से लेके शाम के 6 बजे तक आर्टिकलशिप, वापस से 6:15 बजे से रात के 9:30-10 बजे तक क्लास। उसके बाद जान बची तो सेल्फ स्टडी, उसके बाद जान बची तो होमवर्क, उसके बाद जान बची तो सो लेना, उसके बाद जान बची तो फाइनल की एग्जाम दे देना। उसमें भी सेल्फ पेस असेसमेंट मॉड्यूल है 4 और मेन मॉड्यूल है 6। तो फाइनल पे तुमको हैंडल करने हैं 10 सब्जेक्ट। हैप्पी न्यू ईयर। यह है तुम्हारा हाल, ठीक है? इसके बाद में तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो ना 3-4 घंटे या उससे ज्यादा, 7-8 घंटा मिनिमम, तो मैंने जब ये पूछा ना कितना पढ़ा या कितना घंटा पढ़ा, मेरे को जवाब ही मत दे देना। ये बहुत हर्ट करता है, ठीक है? एज ए टीचर तो मेरे को तो बहुत हर्ट करता है भाई। नॉर्मली आई नो मेरा इंटरेक्शन तुम्हारे साथ हो सकता है बहुत पहले रेगुलर बैचेस के साथ नहीं रहा, क्योंकि मेरे को उतना चांस भी नहीं मिला, ठीक है? मेरे 68 में आते तो अलग ही पिल देता था मैं, ठीक है। सिर्फ यही फाउंडेशन पास करके इंटर पे आ जाओ, उसका जिम्मेदारी मैं उठा लेगा। वहां तो बहुत मार मार के एकदम उसका टेंशन छोड़ दो। अभी कुछ करो, ऐसे से नहीं होने वाला। समझा सबको? बोलो हाँ है ना? अच्छा, ऐसा कोई है कि जिसको पास ही नहीं होना है, मैं तो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, घर वालों ने जबरदस्ती कर दिया इसलिए पहुंच गया, ऐसा कोई? हर एक जन अपने मन से आए हैं यहाँ पे? बोलो ऐसा नो, अपने मन से सीए बनना है? बोलो हाँ है ना? अच्छा, ये मालूम है ना सबको कि पढ़े सिवा ऑप्शन नहीं है? बोलो हाँ है ना? तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? सर वो घर जाते हैं वो मूड ही नहीं होता है सर बुक खोल के वापस पढ़ने का। मैं एक ट्रिक बताता हूं, मेरे पास है। मेरा जब भी ऐसा चीज होता है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा सवेरे उठने का, या ना पढ़ने का, साधना ना करने का, या क्लास ना लेने का, मैं वो चीज खुद को रिपीट करते रहता। एक क्लास नहीं लेना है, क्लास नहीं लेना है, क्लास नहीं लेना है, एंड बॉडी वाइज मैं क्लास लेने के सब एक्शन कंप्लीट करते जाता। मेरे को अगर क्लास नहीं लेना रहा ना, मैं बोलना शुरू कर, ठीक है यार क्लास नहीं लेना है, शर्ट पहन लूंगा, क्लास नहीं लेना है, पैंट पहन लूंगा, क्लास नहीं लेना है, बेल्ट चढ़ा लिया, क्लास नहीं लेना है, बैग पैक कर ली, क्लास नहीं लेना है, कार में जाके बैठ गया, क्लास नहीं लेना है, ड्राइव करते करते क्लास तक आ गया, क्लास नहीं लेना है, ऊपर चढ़ गया, क्लास नहीं लेना है, क्लास में पहुंच गया, क्लास नहीं लेना है, आने के बाद हर हर महादेव, फिर तो झक मार के क्लास लेना है। इट इज दैट सिंपल। बोलते रहना, तुम्हारे मन को सिर्फ शांति चाहिए, उसको ऐसा चाहिए कि तुमने उसका सुना है तो सुन लो। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ना है, बुक खोलने का, नहीं पढ़ना है, बैग खोलने का, नहीं पढ़ना है, पेन निकालने का, नहीं पढ़ना है, मार्कर निकालना, नहीं पढ़ना है, बुक खोलने का, नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है सोचने का, नहीं पढ़ना है वो पेज निकालने का, नहीं पढ़ना है रफ बुक निकालने का, नहीं पढ़ना है इधर पढ़ने का, इधर एक लाइन लिखने का, पढ़ने का, एक लाइन लिखने का। आधे घंटे बाद जगह पे गाड़ी अपने आप आ जाती। तब तक बोलते रहने का नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एक पॉइंट तुम ऐसा जानोगे मन में चलेगा नहीं पढ़ना है और इधर पढ़ाई चल रही है। इट इज दैट सिंपल। मन को बेवकूफ बनाना सीखो, वरना मन तुमको बेवकूफ बना के चला जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? मैं टारगेट लेके आया था आज, मेरे को सेल्स ऑफ गुड जैक खत्म करना है, पर मैं ऐसे से तो पढ़ा नहीं सकता।
ठीक है, तो मैं एक टारगेट आज तुमको देके जा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट की तुम्हारी टेस्ट हो मालूम नहीं, कल मैं कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ भी सवाल पूछूंगा, एनी डैम क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को आंसर चाहिए। नहीं आ गई सिलेबस बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, पुढे पाठ मागे सपाट वाला टीचर में है नहीं और मैं होने भी नहीं दूंगा। कल मेरे को पूरा 1-1.5 घंटा आके सिर्फ तुमको क्वेश्चन आंसर पूछने पड़े, मैं वही करूंगा, 2 लेक्चर ज्यादा लूंगा, चुपचाप आ जाना। पर मेरे को कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑन टंग चाहिए। याद करने के 3 तरीके होते हैं, हेल्प कर दूं। जब भी पढ़ने बैठोगे रीड मत करना, आंखें बंद करना, जो भी याद आ रहा है वो सुनना, या रफ में डायरेक्ट लिखना शुरू करना, जो याद नहीं आ रहा सिर्फ उसको पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस एक बार रीड कर लो, उसके बाद में सीधा लिखने की कोशिश करो। लिखने की कोशिश में जो याद नहीं आ रहा है, जो लिखते नहीं आ रहा है, वापस जाके पढ़ लो, ठीक है। रफ में कंसिस्टेंटली लिखते जाओ, ठीक है। एग्जाम राइटिंग की है, रीडिंग की नहीं। एक सवाल का जवाब पूछा नहीं आया, दूसरे का नहीं आया, तीसरे का नहीं आया, चौथे का नहीं आया, आज मेरा दिमाग खराब हो गया। एक हद तक ठीक है, एक हद तक मस्ती मजाक ठीक है, एक हद तक दर्शन सर बहुत अच्छे हैं, जब तक पढ़ रहे हो तब तक राम है। रावण ने ऊपर पूछ लेना कैसे है, ठीक है। मेरे को कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाहिए किसी भी हाल में। कल से अगर आप कल आए नहीं तो परसों से आना ही मत, फिर मिलना ही मत, लाइव स्ट्रीम में शिफ्ट हो जाना प्लीज, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग तो मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कल आएगा वो कंसिस्टेंटली क्लास में रह सकता है। इसके बाद मैं किसी को भी उठा के कोई भी सवाल पूछ लूंगा, एवरी सिंगल क्लास, ठीक है, जो पढ़ा है उसका। जो नहीं आएगा उसके लिए आपको क्लास में खड़ा रहना पड़ेगा। मैंने डे 1 से होमवर्क के लिए आपको रेज नहीं किया, आज से मैं करना शुरू करूंगा, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। इसके साथ आज की क्लास करते हैं खत्म। कल से मेरे को पूरा सिचुएशन हाथ में चाहिए, ठीक है। मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमको समय दे रहा हूं, मेरे को चाहिए म्हणजे पाइजे, बात खत्म। इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, वरना तुम्हारा पूरा लॉ का सिलेबस गायब हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं मेंशन कर दूं, तुम क्लास में बैठ ही नहीं पाओगे, जो पढ़ के आएगा वही सिर्फ बैठ पाएगा, ठीक है। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।